नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त दूसरा दिन जो भारतीय जनता पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव यानी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चल रहा है, उसमें एक अहम घोषणा अभी आप सुन रहे थे। अमित शाह, देश के गृह मंत्री, किस तरीके से उन्होंने अभी अनाउंसमेंट किया कि जेपी नड्डा, जगत प्रताप नड्डा साहब जो हैं, उनको एक्सटेंशन दिया जा रहा है प्रेसिडेंट के तौर पर। इस बार इलेक्शन नहीं हो पाया, उसके उन्होंने कुछ कारण भी जरूर बताए। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मैं इस बार आपको तस्वीरें दिखाता हूं। यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको होम मिनिस्टर अमित शाह जाते हुए, और इन्होंने अभी अब से बिल्कुल चंद मिनट पहले ये अनाउंसमेंट किया कि किस तरीके से जगत प्रताप नड्डा को एक्सटेंशन दिया जा रहा है पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के। तो जून 2024 तक जेपी नड्डा रहेंगे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस बार जो सदस्यों का अभियान था वो नहीं पूरी तरह से चल पाया, और इस वजह से इलेक्शंस जो हैं वो पूरी तरह से हो नहीं पाए पार्टी के अंदर, और इसी वजह से उनको एक्सटेंशन दिया गया है। उसके बाद अमित शाह ने काफी सारी बातें बताई किस तरीके से उनका कार्यकाल रहा, लेकिन कुल मिलाकर ये एक एक्सपेक्टेड था। ये इस तरह से उम्मीद लगाई जा रही थी कि इसी तर्ज पर एक्सटेंशन दिया जाएगा। चुनावी साल है, तो भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत बड़ा लीडरशिप में परिवर्तन नहीं करेगी, और जो जेपी नड्डा साहब हैं, उनका जो एक्सटेंशन है वो मोटे मोटे तौर पर तय माना जा रहा था, जिसका अनाउंसमेंट अभी होम मिनिस्टर ने यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग का दूसरा दिन है वहां पर अभी किया है। अहम ये जानकारी इस वक्त आती हुई। इसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समापन भाषण भी होने वाला है, और उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की 2 दिन का जो मंथन था, किस तरीके से रोड टू 2019 यानी कि 2024 यानी कि 2023 में जो चुनाव होंगे, और उससे जाते हुए 2024 में बीजेपी किस तरीके की तैयारी करेगी, किस तरीके से अपने कदम रखेगी, उसको लेकर जो मंथन हुआ है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। लेकिन कुल मिलाकर 2 दिन का जो अभी तक का मंथन रहा, जो खबरें छट के आई उसमें, और जिस तरीके से बीजेपी का प्रोजेक्शन था, चाहे वो रोड शो हो, चाहे वो आज के रेजोल्यूशंस भी हो, कुल मिलाकर मोदी के लिए और मोदी को लेकर ही इर्द गिर्द सारी चर्चा रही, और उसी को जो बीजेपी का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है, उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। कोशिश करेंगे, मेरे सहयोगियों के पास जाने की कोशिश करेंगे कि रविश रंजन शुक्ला से हम जुड़ पाए, और अखिलेश जी हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं उनसे भी बात कर पाए। लेकिन अभी इस वक्त सीधे लिए चलते हैं आपको और बताते हैं कि और क्या क्या बड़ी बातें हुई हैं, जो अभी जो पूरा ये जो 2 दिन का मंथन चल रहा है, इसमें क्या क्या किस तरीके की बातें कही गई हैं। 2 दिनों के जो पूरा अभी बीजेपी का कार्यक्रम रहा, उसमें कल जगत प्रकाश नड्डा साहब ने अपने जो एक बार जगत प्रकाश नड्डा जी का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया जाएगा। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, देश की सभी राजनीतिक दलों में शायद सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाला दल अगर कोई है तो ये भारतीय जनता पार्टी है। जनसंघ की स्थापना से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी में हमेशा बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के हमारे चुनाव समय समय पर हमारे संविधान के अनुकूल होते रहे हैं, और पूरी लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव के अधिकारियों की नियुक्ति होती है, मतदाता सूची बनती है, और फिर चुनाव का शुरुआत होता है। बूथ के बाद मंडल का, मंडल के बाद जिले का, जिले के बाद प्रदेश का, और प्रदेश के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव और कार्य समिति का चुनाव होता है। परंतु ये वर्ष सदस्यता अभियान का भी वर्ष है, और हर साल हम चुनाव के पहले नई सदस्यता करते हैं। हमारी सदस्यता का कार्यकाल 6 साल का होता है। 6 साल जब समाप्त होते हैं तब पूरी सदस्यता नए सिरे से होती है, और जब 6 साल नहीं होते हैं तब इसमें सदस्यों की बढ़ोतरी के साथ बूथ को, मंडल को और जिले को वैधानिक मान्यता मिलती है। कोविड की महामारी के कारण ये सदस्यता का हमारा अभियान समय पर हो नहीं पाया, और जब सदस्यता नहीं होती है, बूथ से
राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के बाकी के चुनाव नहीं होते हैं, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना संवैधानिक रूप से संभव ही नहीं है। कई बार भूतकाल में भी इस प्रकार के अलग अलग मौकों के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को एक्सटेंशन। तो आप सुन रहे थे, अमित शाह बता रहे थे कारण कि किस वजह से जेपी नड्डा को एक्सटेंशन दिया गया है, लेकिन मूलभूत बात यह है कि चुनाव ही बड़ा अहम साल होगा 2023, जिसमें 9 राज्यों के चुनाव हैं। जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव होता है तो उसको मिला के 10 राज्यों के चुनाव हो जाएंगे, और साथ ही साथ 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं करना चाहेगी। इसी वजह से एक्सटेंशन जेपी नड्डा को मिला है। अब इसको लेकर कांग्रेस और बाकी पॉलिटिकल पार्टी सवाल जरूर उठाएंगी, लेकिन क्या अहम बातें रही और इस एक्सटेंशन के ऊपर बात करने के लिए सबसे पहले चलते हैं मेरे सहयोगी रवीश रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड लाइंस पर था, सबको ये उम्मीद थी कि उनको एक्सटेंशन मिलने ही वाला है, क्योंकि चुनावी साल है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी क्योंकि बहुत व्यापक तौर पर कोई बदलाव संगठन में किए जाए। हाँ जी, बिल्कुल। और शाह साहब ने भी यही कहा कि 120 में से 73 चुनाव पर जेपी नड्डा के नेतृत्व में चुनाव जीते हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी का काम और नड्डा जी का जो नेतृत्व है उसके चलते जो है उनको सेवा विस्तार दिया जा रहा है। चूंकि कोविड था और कोविड में संगठन का चुनाव नहीं हो पाया, तो अभी तक ये परंपरा नहीं रही है कि बिना संगठन के चुनाव के इस तरीके से हो जाए, तो इसीलिए सेवा विस्तार किया गया। राजनाथ सिंह जी ने जो है वो प्रस्ताव दिया और सारे लोगों ने अनुमोदन किया कि जेपी नड्डा ही जो है जून 2024 तक जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहें। तो तमाम सारे काम गिनाए उन्होंने, कहा कि कई सारे राज्यों में जो है वो बीजेपी को जीत हासिल हुई है, और जो नड्डा जी ने जो केंद्र के कार्यक्रम थे उनको कार्यकर्ताओं के जरिए लोगों तक पहुंचाने में वो कामयाब रहे हैं, तो इसी के चलते उनको सेवा विस्तार दिया। कहीं ना कहीं जो एक बात हो रही थी, कयास उठाए जा रहे थे कि हिमाचल की हार का कोई असर देखने को मिलेगा, कम से कम पार्टी ने उसको भी नकार दिया, और इसी वजह से शायद अमित शाह खुद आके अनाउंसमेंट करके गए हैं। आज बिल्कुल खुद उन्होंने भी अपने भाषण में बोल चुके हैं कि हिमाचल की हार का मलाल है उनको। उन्होंने शुरू में ही ये कह दिया था नड्डा जी ने। तो अब जब इस समय खुद अमित शाह यहाँ पर आए और उन्होंने काफी जोर शोर से जो है वो जयप्रकाश नड्डा जी के काम को गिनवाया, तो हम लोगों को भी देखिए 2 दिन से यही सब चर्चा चल रही थी कि इनका सेवा विस्तार बढ़ाया जाएगा, सारे लोगों को ये पता था। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह आए और उन्होंने तमाम सारे काम गिनाए, तो उससे यही लगता है कि पार्टी मन बना चुकी थी कि जून 2024 तक लोकसभा पूरा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है जेपी नड्डा के ऊपर। जाने से पहले रवीश, मैं संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, दूसरा दिन है आज, समापन होगा, प्रधानमंत्री जी का भाषण एक बड़ी हाईलाइट होगी, लेकिन और क्या क्या प्रमुख बातें रही इस पूरे नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग? आज देखिए, मुझे ये लग रहा है कि इस पूरे 2 दिन में 3-4 चीजों पर जो है वो बीजेपी ने टोन सेट कर दिया है। एक तो ये कहा कि G20, आज बाकायदा भाषण दिया है विदेश मंत्री ने हमारे सबके सामने, और उन्होंने ये कहा कि G20 जो है उसमें 50 जगहों पर 200 से ज्यादा कार्यक्रम करेंगे। तो एक बहुत बड़ा मोबिलाइज वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को करेंगे, और साथ में उनकी कोशिश यही है कि वैश्विक जो प्रतिष्ठा है उसको एक लोगों के अंदर ये डाला जाए कि मोदी के नेतृत्व में वैश्विक प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है। दूसरा, जैसा कि आप बता रहे थे कि जो सांस्कृतिक विरासत है उसको लेकर उनका बहुत ये है कि खुद उन्होंने बताया कि जो विश्वनाथ का कॉरिडोर है जो मंदिर का, और जो करतारपुर कॉरिडोर है, ऐसे तमाम सारी चीजों को जो है उन्होंने जोड़ के उसको देखा कि हम गुलामी की जंजीर को तोड़ के अब हम अपनी सांस्कृतिक विरासत पर आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें कार्यकर्ताओं के जरिए जो है वो आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश है कि एक तरफ वैश्विक ताकत बढ़ रही है, दूसरी तरफ हमारी जो सांस्कृतिक शक्ति है, जो विरासत है, उसको भी हम आगे लेकर जाएंगे। संगठन को भी मजबूत करने की दिशा में तो उन्होंने कल ही बताया था कि किस तरीके से बूथ तक वो पहुंचे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रवीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से रवीश भी बता रहे थे कि देखिए, बात सारी हर उस रेजोल्यूशन में यही निकल के आती है कि मोदी जी ने कैसे भारत की ताकत बढ़ाई, विश्व पटल पर कैसे भारत आगे बढ़ रहा है, और साथ ही साथ चाहे राम मंदिर हो उसको लेकर जो एक कैलेंडर इवेंट, यानी कि चाहे सरकारी कार्यक्रम हो चाहे पार्टी का कार्यक्रम हो, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह से प्रमुखता से आगे रखा जाए 2024 तक, वो एक बहुत बड़ी अटेम्प्ट यहां पर देखने को जरूर मिली। सीधे मैं इस वक्त आपका तारुफ करा देता हूं हमारे मेहमानों के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं मोटा मोटा आप ये मान के चलिए कि 2024 की जो सड़क है उस पर एजेंडा भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है, पिच को बिल्कुल बिल्कुल साफ कर दिया है, और उसका जवाब क्या होगा ऑपोजिशन के पास, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत रोचक होगा। हमारे साथ इस वक्त राहुल देव साहब जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ विजय जौली साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मुकेश नायक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं राहुल देव जी, सबसे पहले आपसे ही शुरू करना चाहता हूं, और
इस जिस तरीके से जेपी नड्डा साहब के हिमाचल के हारने के बाद बात हो रही थी कि क्या उनके ऊपर कुछ इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, आज अमित शाह खुद यहां पर पहुंचे और जिस तरीके से उन्होंने एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जिस तरीके से जेपी नड्डा के कार्यकाल में उनकी कार्य पद्धति में दिखाया, बीजेपी की कोशिश थी कि यह दिखाया जाए कि अध्यक्ष कितने स्ट्रांग हैं और कैसे पूरी पार्टी उनके समर्थन में है। सर बिल्कुल, देखिए बीजेपी और उसका नेतृत्व हमेशा चीजों का एक दीर्घावधि आकलन करते हैं, लॉन्ग टर्म लोग देखते हैं। वो एक या दो पार्टी के एक या दो प्रदेशों में हार हो जाए तो उससे पूरे पार्टी का जो भविष्य का अपना आकलन है, जो भविष्य की तैयारी योजनाएं हैं, वो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होती और शायद किसी भी बड़ी पार्टी में ये नहीं होता। तो इस समय जब अब एक 9 राज्यों के चुनावों वाले वर्ष में पार्टी आ चुकी है, उस समय एक ऐसे सेनापति को बदलना जिसको पिछले 2 साल का पूरा अनुभव है, उसने बहुत कुशलता पूर्वक पूरे देश में बीजेपी का नेतृत्व किया है। जाहिर है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद उनके एक तरह से उनके मार्गदर्शन में और इतनी बड़ी जीत अलग अलग राज्यों में विजय दिलाई है पार्टी को, तो उसको बीच मझधार में, जिसको कहते हैं युद्ध के बीच में घोड़े नहीं बदले जाते। तो एक घोड़ा एक ऐसा सेनापति जो कामयाब सिद्ध हुआ है, जो अच्छा प्रचारक भी है, अच्छा वक्ता भी है, अच्छा कुशल संगठनकर्ता भी है, उसको बदलने की कोई जरूरत नहीं थी और उससे बेहतर मैं समझता हूं कोई अभी विकल्प भी उभर के सामने नहीं आया था पार्टी के। तो इन सब कारणों को देखते हुए कोई आश्चर्य नहीं है कि नड्डा जी को दोबारा मनोनीत किया गया है। विजय जौहली साहब, आपकी पार्टी लगता है कि बिल्कुल कमर कस ली है 2023 और 24 के चुनाव के लिए, लेकिन कुल मिलाकर हर बात में जिस तरीके से हर जो रेजोल्यूशन भी पास हो रहा है, घूम फिर के बात यही आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ओवर डिपेंडेंस जो है पार्टी की, वो बिल्कुल सामने दिखाई पड़ती है। चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे वो पार्टी के कार्यक्रम हो और चाहे सरकार के कार्यक्रम हो, जैसे कि G20 को आप देख लिया जाए, उसे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज को और बड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है आप पे। देखिए, आरोप तो लगते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल बेमिसाल रहे और इन 9 सालों के अंदर मोदी जी ने जिस प्रकार का सुशासन भारत में दिया है, उसकी परिणति G20 राष्ट्रों के जो संपन्न राष्ट्र हैं, उस समूह का भी अध्यक्षता भारत को मिली है। यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है कि कोरोना पैंडेमिक के समय 1.70 लाख करोड़ रुपए का मुफ्त अनाज और राशन भारत के 80 करोड़ लोगों को बांटा गया। ये भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गरीबों के प्रति स्नेह दर्शाता है। कोरोना कार्यकाल में 100 से भी ज्यादा देशों में कोरोना के मुफ्त टीके बांटे गए और 30 करोड़ टीके कोरोना के दुनिया भर में निर्यात हुए। आज भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है और उसने ग्रेट ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद GDP बढ़कर 6.9% हुआ है। भारत में 700 से ज्यादा एकलव्य विद्यालय खोले हैं। भारत की राष्ट्रपति ट्राइबल समूह से भारत के पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करती है। भारत के रक्षा सौदों में राफेल के जहाजों में जिस प्रकार के आरोप झूठे लगते रहे, एक छोटा सा इसमें वो ये हो सकता है कि पर्सनली मेरा मानना हो इसमें कि भारत में मुफ्त टीके लगाए गए। मुफ्त सर कुछ देश में मिलता नहीं है, सरकार मुफ्त में तो कुछ देती नहीं है, वो हम मेरा और आपका टैक्स पेयर मनी है जिसको सरकार इस्तेमाल करती है। खैर, लेकिन मुकेश नायक साहब, जिस तरीके से सरकार पार्टी बिल्कुल एकजुट होकर 2024 के लिए बीजेपी की ये पूरी तैयारी दिखाई पड़ रही है और उस तैयारी में बिल्कुल एक बार फिर से जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यही है कि कैसे माइन्यूट लेवल पर बीजेपी इलेक्शन मशीनरी काम कर रही है और उनके पास जो उनका ट्रम्प कार्ड है नरेंद्र मोदी, उसकी काट क्या है। कांग्रेस के पास ऐसी क्या तैयारी है या विपक्ष के पास ऐसी क्या तैयारी है जो 2014 और 19 से कुछ अलग रिजल्ट प्रोड्यूस करे या उम्मीद वो करे। जिस पार्टी की इस देश में सरकार है, उस पार्टी ने 2 दिन की अपने विमर्श में और कार्यकारिणी में 2 चीजें तय की हैं।
पहली चीज तो ये तय की है कि अलोकतांत्रिक तरीके से नड्डा के कार्यकाल का एक्सटेंशन किया है। इसके पहले सदैव कांग्रेस पर यह आरोप लगाते थे। मैं कहना चाहूंगा दूसरी चीज इन्होंने ये तय की है 2 दिन की कार्यकारिणी में कि मोदी जी की और ब्रांडिंग, उनकी भव्यता और उनको कैसे एक बड़े स्टार के रूप में देश में प्रस्तुत किया जाए और ये कहा जाए कि इनकी तुलना में दूसरा नेता देश में नहीं है। 2 चीजें तय की हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि देश में इतनी परेशानियां हैं, जीवन को स्पर्श करती हुई किसी समस्या पर कोई नैरेटिव सेट करने की बात हुई है? ये बीजेपी को चुनाव हारने जीतने के कारखाने और फैक्ट्री में तब्दील करना चाहते हैं। महंगाई 46% बढ़ी है पिछले 8 सालों में, जो भारतवर्ष में सबसे ज्यादा है। पिछले 3 महीने में जो सकल घरेलू उत्पादन है ये 4% श्रिंक हुआ है। आज आप देखो अकेले कोरोना में 25 लाख लोगों की नौकरी चली गई। भारत में 2,40,00,000 आदमी प्रतिदिन ट्रेन में बैठता है। 12,000 ट्रेनें हैं भारत में, लेकिन कोरोना में प्रधानमंत्री जी ने एक भी ट्रेन, जो बेचारे अप्रवासी भारतीय लोग थे जो दूसरे शहरों में पलायन करके नौकरी करने के लिए गए थे, उनको ट्रेनें उपलब्ध नहीं कराई। 3-3 हजार किलोमीटर पैदल चल के हमारे मजदूर अपने घर लौटे हैं। इनको अप्रवासियों की चिंता है, लेकिन भारत के लोग इसी पर एक सवाल उठता है और मैं राहुल देव जी के पास ये सवाल लेके जाना चाहता हूँ। राहुल देव जी, जो ये बात जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पर बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि देश के अंदर मुद्दे नहीं है, लोगों को परेशानियां लेके नहीं है। एक भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, ऑपोजिशन पार्टीज अपने अपने राज्यों में कुछ ना कुछ कार्यक्रम जरूर चला रही हैं, लेकिन ऐसी क्या विफलता है कि इन मुद्दों को लोगों तक या तो पहुंचाया नहीं जा पाता, या फिर लोगों को इन मुद्दों से जब वोट डालते हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि अगर इतने इश्यूज हैं तो क्या ऑपोजिशन की जो पार्टीज हैं उनकी विफलता मानी जाए कि वो बीजेपी की मशीनरी के सामने इन मुद्दों को लोगों तक पहुंचा नहीं पाते? सर अनम्यूट एक बार कर लीजिए प्लीज अपने आप को। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। सबसे बड़ा कारण यह है कि विपक्ष पहले की तुलना में कमजोर भी है संख्या की दृष्टि से, और पहले की तुलना में बटा हुआ भी है। तो ना तो उसमें एकता है, ना संख्या यानी सांसदों की संख्या की शक्ति है। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की सीटें कितनी घट गई हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो लोकसभा में विपक्ष की और कांग्रेस की ताकत घट गई है। बाकी जहां अलग अलग प्रदेशों में सरकारें हैं, बीजेपी की सरकारों की संख्या बढ़ती गई है और विपक्ष की धीरे धीरे कम होती गई है। अब भी लेकिन वो इतनी कम नहीं है कि वो अच्छा विपक्ष बन ना सके, लेकिन उनमें आपस में सामंजस्य नहीं है, कोई समन्वय नहीं है, कोई दूरदृष्टि नहीं दिखती और एकता का अभाव है, और नेतृत्व को स्वीकार करने में उन सबकी एक साझी असफलता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि मोदी के रूप में बीजेपी को एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा नेता मिला है जो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से ज्यादा बड़े व्यापक वर्ग में लोकप्रिय है। और पिछले 8 वर्षों में उन्होंने अपनी जो लीड है दूसरे विपक्षी नेताओं की तुलना में उसको लगातार बढ़ाया है, कम नहीं किया है। ये छोटी बात नहीं है। 8 साल के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी पैदा होती है, लेकिन मोदी के मामले में हम पाते हैं कि वो नहीं है और उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। तो ये कई कारण है, इसका और विश्लेषण किया जा सकता है, लेकिन ये 2-3 कारण है। बात है और मैं इस पे जरा जी नायक साहब, इस पर जरा आप जरूर जवाब दीजिए कि आप लोग कुछ भी कहें, लेकिन इस बात ये जग जाहिर है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक इमेज है और जो उनकी लोकप्रियता है वो वोटर्स के बीच में घटी नहीं है। और उसके सामने बड़ी जरूरी बात है कि राहुल गांधी लगातार आप पिछले कुछ दिनों से भारत जोड़ो यात्रा कर तो रहे हैं, लेकिन क्या विपक्ष को वो स्वीकार रहे हैं नेता के तौर पर जो 2024 में मोदी के खिलाफ सामने खड़े रहे? और अगर वो स्वीकार हैं तो क्या कहीं ना कहीं ये भी एडवांटेज बीजेपी नहीं हो जाता अगर ये एक कॉन्टेस्ट बन जाता है 2 पर्सनैलिटीज के बीच में, एक तरफ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ राहुल गांधी? पूरे देश में सेट किया जाता है कि नरेंद्र मोदी भले ओलंपिक में हार जाते हो लेकिन उनकी आत्मा आगे दौड़ती है। इन 8 वर्षों में ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता कम नहीं हुई भारत में। अभी एंटी इनकम्बेंसी अपनी चरम अवस्था में है
और 2024 में बीजेपी को पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या खोया क्या पाया। लगातार जीवन को स्पर्श करती हुई समस्याओं से ध्यान हटाना, समस्याएं हल नहीं करना। आप बताइए, हम कहते पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, वो कहते कि हमारी सांस्कृतिक अस्मिताओं की रक्षा हमें करना है। हम कहते यूरिया नहीं मिल रहा, हम कहते खाद महंगा हो गया, हम कहते गैस की टंकी जो कांग्रेस के आपके कहने से मान लें कि उनकी लोकप्रियता 8 साल में घटी है, पर क्या राहुल गांधी की लोकप्रियता इतनी बढ़ पाई है कि वो सामना कर सकें वन ऑन वन कॉन्टेस्ट में? भाई साहब, सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि लोगों की समस्या हल हो। कौन नेता का कद कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, उससे ज्यादा जरूरी है कि जो लोग भूखों मर रहे हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास खाने को नहीं है, जो गांव गांव से लोग पलायन करके महानगरों में जा रहे हैं, इस पे तो बात करो। लगातार नैरेटिव को इस दिशा में फिक्स रखना जिसमें हम बढ़त ले लें, ये ठीक है क्या? जी, सरकारें काय के लिए होती हैं? विजय जौहरी साहब, वाजिब सवाल है कि कुल मिलाकर जो नैरेटिव होता है वो लोगों के मुद्दों से भटककर इस बात में हो जाता है कि देखिए G20 की लीडरशिप हो रही है, भारत के पास प्रेसिडेंटशिप आई है, ये तो रोटेशनल प्रेसिडेंटशिप है, ये हर कंट्री के पास जाती है जो G20 के सदस्य हैं, तो उसको इस तरह से पेश करना कि इसमें कुछ विशेष रूप से करा गया है, क्या कहीं ना कहीं प्रमुख मुद्दों से भटकाने की पूरी कवायद नहीं है सरकार की और बीजेपी की? देखिए, बिल्कुल नहीं है। ये कांग्रेस का नैरेटिव है, आरोप लगाओ और भाग जाओ। वंदे भारत ट्रेन स्वदेश में बनी और भारत में चल रही है। एप्पल, सैमसंग जैसे मोबाइल भारत से आज निर्यात हो रहे हैं। मोबाइल उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर है। भारत के अंदर पिछले 8 साल के अंदर 3000 नेशनल हाईवे बने। भारत की बात कर रहे हैं। और G20 तो एक और बहुत बड़ा मुद्दा दुनिया के अंदर भारत की अस्मिता को जगाने का और भारत को फहराने का है। 30 करोड़ झंडे, भारत के झंडे वो भारत के अंदर फहराए गए। क्या ये गलत बात थी? आज जिस प्रकार की अस्मिता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 15 अगस्त 2022 के 5 लक्ष्यों के भाषण ने गुलामी से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और नागरिक कर्तव्य की भावना ने भारतीयों में नए प्राण फूके हैं। वो नए प्राण राहुल देव जी, क्या कुल मिलाकर जो जॉली साहब कह रहे हैं, क्या यही एक सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है बीजेपी के लिए? ऐसा नहीं है कि किसी एक कारण से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव हारती हो या जीतती हो, लेकिन एक बहुत प्रमुख फैक्टर नरेंद्र मोदी ट्रम्प कार्ड, बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी चेक, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यह बन जाता है जो उनकी मैसेजिंग मशीनरी है, वो कैसे जब आप सवाल पूछें कि महंगाई और G20 तो एक किसी भी देश के पास आने वाली एक रोटेशनल प्रेसिडेंटशिप है, पर उसको कैसे प्रस्तुत किया जाता है, ये बीजेपी के लिए एक बड़ी एडवांटेज बन जाती है। देखिए, मैंने कल ही कहा है कि नरेंद्र मोदी जी छवि और छवि निर्माण के, छवि प्रबंध के उस्ताद हैं। मतलब वो शायद दुनिया के इस समय सबसे बड़े उस्तादों, विशेषज्ञों में से एक होंगे, गुरु हैं, वो महागुरु हैं। तो कैसे छवि का निर्माण किया जाता है, कैसे छवि का विस्तार किया जाता है, कैसे लगातार जनता के मानस को एक के बाद एक दूसरा मुद्दा सामने लाते हुए नए से नए व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए, और कैसे उसके विवेक को नहीं, उसकी भावना को पकड़ते हुए, उसको संबोधित करते हुए उसे उलझाए रखना, ये उनसे ज्यादा शायद किसी ने इतनी सफलतापूर्वक नहीं किया है। तो ये ठीक है कि उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, उसके कारणों की चर्चा हम कर सकते हैं, लेकिन हमें याद रखना होगा कि पिछले 10-15 सालों में इस देश के आम मानस का जो सांप्रदायिक धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ है, उस ध्रुवीकरण का बहुत बड़ा लाभ, सबसे बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और उस ध्रुवीकरण में पूरी पार्टी, और उसमें कहना पड़ेगा कि उस ध्रुवीकरण को रोकने में प्रधानमंत्री ने कोई भूमिका नहीं दिखाई है। उन्होंने अब प्रत्यक्ष रूप से बोलकर कुछ उसको शायद बढ़ाया नहीं होगा, लेकिन उसको कम करने के लिए उन्होंने कुछ कहा हो या कुछ प्रभावी ढंग से किया हो, ऐसा हमें नहीं दिखता। तो इसका भी उनका लाभ बहुत ज्यादा मिल रहा है। ये बड़ी बात है। और इस पे क्योंकि मेरे पास समय कम है, तो मैं छोटा सा एक जवाब जॉली साहब आपसे चाहूंगा। बात तो घुमाइएगा नहीं, सीधा सवाल का सीधा जवाब दीजिएगा जरूर इस पर, कि क्यों नहीं ऐसा होता जब इतने सारे मुद्दे हैं, और चाहे साध्वी प्रज्ञा की बात हो, जिस तरीके से उन्होंने जो बयानबाजी की, और बीजेपी नेताओं की बात हो, कर्नाटक में कह रहे हैं कि सड़क मुद्दे भूल जाइए, लव जिहाद बड़ा मुद्दा है, तो क्या उस पर प्रधानमंत्री जी को नहीं उस पर अपना कुछ ना कुछ हस्तक्षेप करना चाहिए, कुछ बात कहनी चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के कारण, और अभी राहुल जी ने खुद कहा किस प्रकार से 24
में से 18 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री आज के कम्युनिकेशन युग में भारत के 28 राज्यों में से 17 राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और हमने लक्षित कर लिया है 72,000 कमजोर बूथों को चिन्हित किया है और 9 राज्यों के चुनावों को नहीं सर, ये आपने लक्षित कर लिया है, वो समझ में आता है आपके इलेक्शन मशीनरी के बारे में, लेकिन देश के अंदर जो वातावरण है और बीजेपी के ही नेता जिस तरह की बातें करते हैं उसके ऊपर भी क्या प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए? और ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव जीतने से ऐसा नहीं हो जाता कि अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है और सवाल पूछने का हक खत्म हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। चलिए अब आपको खबर बताते हैं भारत जोड़ो यात्रा से, जो राहुल गांधी की यात्रा चल रही है और समापन की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। पंजाब में होशियारपुर में आज जब राहुल गांधी सुबह चल रहे थे तो वहां पर एक युवक, उनकी सुरक्षा में चूक देखी गई। एक युवक बेहद करीब आ गया और राहुल गांधी को गले लगाने की कोशिश की, जिसके बाद जो सिक्योरिटी के लोग वहां पर थे उन्होंने उसको वहां से हटाया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि सुरक्षा के घेरे में राहुल गांधी चल रहे हैं, इसी बीच एक शख्स भागता हुआ उनकी तरफ जाता है और गले लगाने की कोशिश करता है। इस बीच सुरक्षा कर्मी उसे पकड़कर अलग कर देते हैं। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर एजेंसियां ने भी अलर्ट जारी किया हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों ने कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल की सुरक्षा में बड़ी चूक की आशंका है। ऐसे में एजेंसीज ने राहुल गांधी को कश्मीर में कुछ जगहों पर पैदल ना चलने की सलाह भी दी है। आपको सुनाते हैं कि आज वहां पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, वहां पर उन्होंने क्या क्या कहा। देखें, नंबर 1 पॉइंट की जो वीडियो मैंने देखी है उससे लगता है कि एज इफ इट इज ए सिक्योरिटी ब्रीच। वी हैव मेड अ परफेक्ट अरेंजमेंट्स, बट यस देयर इज नथिंग विच वी कैन गेट इज अ सुपर परफेक्ट थिंग। जो जिस तरीके से उसने हग किया राहुल जी को, आके गले लगा, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। उसका इंडिविजुअल का जो रिएक्शन है, जितनी देर तक वो इंडिविजुअल में आइडेंटिफाई नहीं करता उतनी देर आई विल नॉट बी एबल टू कंफर्म दैट इट वाज 100% सिक्योरिटी ब्रीच और इट वाज समबडी इनवाइटेड। उसके साथ आ गया, इमोशनली भी बंदा हो सकता है। He was a bit overexcited. It's not a problem. It happens quite often. Many people get overexcited, and that was a case where he was a bit extra charged up. So there's no problem. It's happened many times before. I wouldn't call that a security lapse. तो ये राहुल गांधी सुरक्षा में जो चूक थी उस बात के बारे में कर रहे थे, लेकिन आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर से राहुल गांधी आरएसएस पे जम के बरसे और वरुण गांधी को साथ लाने के सवाल पर उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती है। मेरी विचारधारा मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले, मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। और जो वरुण है, उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया और उस विचारधारा को अपना बनाया। तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं जरूर प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, मगर उस विचारधारा को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। चलिए, इस वक्त बेंगलुरु से एक खबर आ रही है, उसकी तरफ आपको लिए चलते हैं। एक बहुत ही दर्दनाक की घटना सामने आई है जिसमें एक रॉन्ग साइड से आती हुई एक स्कूटी ने एक गाड़ी को टक्कर मारी और उसके बाद जब उस गाड़ी के चालक ने उसको रोकने की कोशिश की स्कूटी को, तो वो स्कूटी चालक किस तरीके से इसको घसीटता हुआ काफ़ी दूर तक ले गया और उसको चोटें आई, ये घटना सामने आ रही है। पुलिस ने अब ये स्कूटी जो चला रहा था व्यक्ति उसको अरेस्ट कर लिया है, लेकिन ये जो पूरी कैमरे पे दर्ज हुई है, लोगों ने मोबाइल फ़ोन पे जो घटना दर्ज की है, एक बार फिर से कितनी संवेदनहीन
लोग हम लोग हो गए हैं और कैसे बिल्कुल इस व्यक्ति को घसीटते हुए सड़क पर आगे ले जाता रहा ये स्कूटी चालक, और बार बार लोगों के कहने पर भी ये रुका नहीं, और कैसे उस व्यक्ति को चोटें आई ये देखकर बिल्कुल खौफनाक घटना है। बताया जा रहा है कि जो गाड़ी का चालक था उसको थोड़ी चोटें जरूर आई हैं और उसको उसके लिए इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अब पुलिस ने स्कूटी चालक को अब गिरफ्तार किया है। पहले रॉन्ग साइड से टक्कर मारी गई और उसके बाद किस तरह की उद्दंडता इसने दिखाई है ये सब कैमरे पर कैद हुआ। दिल्ली विधानसभा की एक खबर बता देते हैं किस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल वहां पर जो विधानसभा सत्र चल रहा है उसके दूसरे दिन भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर जम के बरसे। तीखे प्रहार किए अरविंद केजरीवाल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर, सक्सेना साहब के ऊपर। कई बार ये भी कहा कि कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर, चुने हुए जो सरकार है उसके कामों में रोड़ा अटका रहे हैं। एक बार फिर से टीचर्स को फिनलैंड ले जाने की जो तैयारी थी, जो टीचर ट्रेनिंग कार्यक्रम की फाइल रोकी गई है, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल काफी नाराज दिखे। ये सारा बड़ा दिल्ली विधानसभा में शुरुआत जो आज हुई वो बड़े हंगामे के साथ हुई। बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के एमएलएज को आज बाहर रास्ता दिखाया गया, मार्शल्स के द्वारा उन्हें बाहर निकलवा दिया गया। और अध्यक्ष जो है विधानसभा के, उन्होंने कहा कि जब एलजी मनमानी कर सकते हैं तो मैं भी अपनी ताकत का पूरा फायदा उठा सकता हूं। तो आपको सुनवाते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर हमला बोला। कभी ना कभी तो बदलेगी। आज उनकी सरकार है, दिल्ली के परमानेंटली उनकी टैक्स का पैसा है, दिल्ली के लोगों का टैक्स के पैसे से, दिल्ली के टैक्स के पैसे से भेज रहे हैं। लोगों का पैसा, लोगों के बच्चे अपने पैसे से, लोग अपने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। ये वो क्या कहते हैं, पराए घर में अब्दुल्ला दीवाना। ये एलजी कौन हो गया है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया के लेफ्टिनेंट गवर्नर। मेरे मास्टरों ने आज तक मेरा होमवर्क ऐसे चेक नहीं किया जैसे एलजी साहब आज मेरी फाइलें लेकर बैठ जाते हैं। स्पेलिंग गलत है, हैंडराइटिंग खराब है, ये ऐसे क्यों नहीं लिखा, ये वैसे क्यों नहीं लिखा। मेरे मास्टरों ने ऐसे नहीं किया जैसे एलजी साहब मेरा होमवर्क चेक करते हैं। मैं चुना हुआ मुख्यमंत्री हूं। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मेरे को चुन के भेजा है। आप कौन है? मैंने उनसे पूछा आप कौन है? ये मैंने पूछा एलजी साहब से। मैंने कहा सर आप कौन है? मेरे को तो जनता ने चुन के भेजा। कहते मेरे को प्रेसिडेंट ने भेजा। मैंने कहा वैसे ही जैसे अंग्रेज वाइसरॉय भेजते थे वैसे ही आपको प्रेसिडेंट ने। पहले बोले आपकी सरकार अच्छी नहीं चल रही, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपकी सरकार में ये। मैंने सर वो वाइसरॉय जो होते थे ना, वो कहते थे यू ब्लडी इंडियंस, यू डोंट नो हाउ टू गवर्न। मैंने कहा एलजी साहब आज आप भी वही भाषा इस्तेमाल कर रहे हो, यू ब्लडी डेली वालाज, यू डोंट नो हाउ टू गवर्न। मैंने कहा सर दिल्ली छोड़ दो, हमारे हालात पे हम अपनी दिल्ली चला लेंगे। उठापटक के अंदर जारी, और उसी के बीच जैसे मैं आपको बता रहा था कि कैसे हंगामे के बीच में आज विधानसभा का जो दूसरा दिन था, सत्र जो था वो दूसरा दिन शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलएज वहां पहुंचे, उन्होंने करप्शन के मुद्दे, भ्रष्टाचार पर मांग की कि वहां पर होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। और इसी मुद्दे के ऊपर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने वहां पे बीजेपी के जो एमएलएज थे उनको मार्शल्स द्वारा बाहर का रास्ता दिखा दिया। जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा जब एलजी अपनी मनमानी कर सकते हैं तो मैं भी यहाँ पर कर सकता हूँ अपनी मनमानी।